गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जागरूकता से संबंधित जल संरक्षण के संदर्भ में एक आर्टिकल को, संवेदनशीलता के संदर्भ में आर्टिकल और सुरक्षा से संबंधित आर्टिकल को कवर करेंगे। इन तीनों आर्टिकल को आज के इस क्लास के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले आर्टिकल, जागरूकता से संभव जल संरक्षण के संदर्भ में क्या आर्टिकल दिया गया है, इसके संदर्भ में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, इसको क्या जल संरक्षण से संदर्भ में क्या प्रयास किए जा रहे हैं सब, और क्या इसका डेटा है, किस तरीके से यह विश्व में या इसका हिस्सा कवर अप करता है, इन सब के बारे में संदर्भ में विस्तृत में चर्चा करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें देखते हैं कि भारतीय परंपरा में पानी को पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि पानी जीवन से जुड़ी हमारी बहुत सी संभावनाओं को सींचता है और हमारे यहाँ पर पवित्र अनुष्ठान में पानी को आवश्यक माना गया है। दुनिया दो तिहाई हिस्से में पानी है, लेकिन पानी पीने योग्य बहुत कम मात्रा में। ऐसे में होना तो यह चाहिए था कि जो हमारे पास ज्ञान और शोध के माध्यम बढ़े हैं, दुनिया पानी के संरक्षण के प्रति अधिक सजग होती गई है। मगर वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के एक्वायर्ड वाटर रिस्क एटलस की नवीनतम रिपोर्ट उन लोगों को चौंकाती है जो पानी के प्रति संवेदनशील है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समय दुनिया की 1/4 आबादी वाले 25 देश भीषण जल तनाव का सामना कर रहे हैं। तकनीकी दृष्टि से जल तनाव ऐसी स्थिति को कहा जाता है जहां पानी की उपलब्ध मात्रा के बराबर उसका दोहन हो रहा हो और सूखे या वर्षा के अभाव की जरा भी स्थिति भीषण संकट पैदा कर सकती है। बहरीन, साइप्रस, कुवैत, लेबनान और ओमान जैसे देश इस सूची में शीर्ष पर हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि 25 देशों को इस सूची में भारत भी 25वें स्थान पर है, यानी जब गंभीर जल संकट हमारी संभावनाओं को कुंठित कर रहा है। तो जो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के एक्वायर्ड वाटर रिस्क एटलस की जो नवीनतम रिपोर्ट आई हुई है, वो काफ़ी संवेदनशील दिखाई गई है। जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह इस समय दुनिया की 1/4 आबादी 25 देश भीषण जल तनाव का सामना कर रहे हैं, जिसमें एक अचरज की बात है कि इन 25 देशों में भारत का 25वां ही स्थान है, जिसमें बहरीन, साइप्रस, कुवैत, लेबनान, ओमान जैसे देश इस सूची में पहले स्थान पर हैं और यानी कि यह जल संकट संभावनाओं को कुंठित कर रहा है। जल संकट या जल तनाव ऐसी स्थिति को कहा जाता है जहां पानी की उपलब्ध मात्रा के बराबर ही उसका दोहन हो रहा हो या उसके सूखे या वर्षा के अभाव की जरा भी स्थिति भीषण संकट पैदा कर सकती है। इसके संदर्भ में यह देखते हैं कि यह स्थिति यह डराती है कि जिस देश में जल के अपव्यय को जीवन शैली को एक गंभीर रोष माना गया हो, उस देश में अगर पानी की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद भविष्य गंभीर संकट की ओर इशारा कर रहा हो, तो मान लेना चाहिए कि या तो हमारी जीवन शैली में कमी है या हम जल उपयोग संबंधी नीतियाँ निर्धारित करते हुए किसी भी महत्वपूर्ण बात को भूल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में दुनिया के ताज़ा पानी के स्रोत का 4% जल उपलब्ध है। हालांकि यह देखते हुए कि हमारे यहाँ दुनिया की आबादी 17.5% हिस्सा रहता है, ताजे पानी की उपलब्ध मात्रा कम प्रतीत होती है। मगर सच यह है कि प्रकृति सबकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है और उसके प्रति संवेदनशील रहा जाए। प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहने का एक अर्थ यह भी होता है कि कुछ वह मनुष्य को उपलब्ध कराती है, कृतज्ञ भाव से उसका संरक्षण किया जाए। मानसून के दिनों में हमारे यहाँ पर्याप्त पानी बरसता है। प्राचीन समय से ही मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस वर्षा जल को संग्रहित और संरक्षित करके लोग वर्ष भर के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जल एकत्र कर लिया करते हैं। जैसे कि राजस्थान के जैसलमेर में एक तालाब है जिसे गढ़सीसर तालाब कहा गया है। यह रियासत काल में स्थानीय शासक स्वयं मानसून के पूर्व जनता के साथ इस तालाब की सफाई में श्रमदान करते थे। यह जैसलमेर में एक पवित्र अनुष्ठान माना जाता था। पहली बारिश के समय इस तालाब में स्नान किया जाता था और उसके बाद तालाब के पानी को गंदा करना अपराध माना जाता था। राजपूताने के अधिकांश तालाब अपने पास के किसी दूसरे तालाब से इस तरह जुड़े रहते थे कि तालाब में अधिक पानी की आवक होने पर अतिरिक्त पानी दूसरे तालाब की ओर चला जाता था। ठीक इसी तरह से ढलान वाले रास्ते पर कुएं, बावड़ी, कुंड, झील, डिग्गी जैसे जल स्रोत बनवाकर उनमें वर्षा जल संग्रहित कर लिया जाता था। प्राचीन काल में कुएं, बावड़ी और कुंड बनवाकर पुण्य का काम गाना जाता है और कुल प्राचीन जल स्रोत तो इतने भविष्य और अनूठे हैं कि उनका स्थापत्य आज भी दर्शकों को अचंभित करता है।
तो यह प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहने का एक अर्थ को बताया गया है, जिसमें वह मनुष्य को उपलब्ध कराती है कृतज्ञ भाव से उनका संरक्षण करना। जैसा कि राजस्थान के जैसलमेर में जो गढ़सीसार तालाब है उसके संदर्भ में एग्जाम्पल देखा। उस टाइम पर जो प्राचीन काल में कुएं और बावड़ी बनवाना एक पुण्य का काम माना जाता था। इसके संदर्भ में वहाँ के राजा महाराजाओं द्वारा कुल प्राचीन जल स्रोतों को उनके भव्य और अनूठे होते थे, जिसे स्थापत्य आज भी अचंभित करता है। समस्त प्राचीन जल स्रोतों की तरह इसमें जमा पानी जमीन के अंदर सिरिस कर भूजल का स्तर भी समृद्ध करता था। और अब बदलती हुई जीवन शैली और नगर नियोजन की बदली हुई प्राथमिकताओं में अधिकांश प्राचीन कुओं, बावड़ियों, झीलों, तालाबों, कुंडों को अपेक्षा गर्त में ढकेल दिया जाता है और कुनालकूपों के माध्यम से भूजल को जी भर कर बाहर उलीचा जा रहा है। इस स्थिति में देश के कई हिस्सों ने भूजल की स्थिति गंभीर कर दी है और राजस्थान का कोटा शहर सदा सलिता कही जाने वाली चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। लेकिन इसी शहर की कई बस्तियों में भूजल का स्तर खतरनाक स्थिति तक नीचे चला गया है और हर 4 साल में जारी होने वाले वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के एक्वायर्ड वाटर रेटलेस की यह रिपोर्ट बताती है कि साल 2050 तक दुनिया के 4 देशों को अपने सकल घरेलू उत्पाद पर आधे से अधिक नुकसान पानी की कमी में होगा, जैसे मैक्सिको, मिस्र और तुर्की के अलावा इस सूची में भारत भी शामिल है। तो इसमें जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के एक्वायर्ड वाटर की रिपोर्ट बताती है कि 2050 तक दुनिया के 4 देश जो होंगे वह सकल घरेलू उत्पाद के आधे से अधिक नुकसान पानी की कमी से होगा, जिसमें मैक्सिको, मिस्र और तुर्की के अलावा भारत भी इस 4 देशों में शामिल है। अब आता है कि हम जब भी अपनी अर्थव्यवस्था को 9 सोपानों तक पहुंचाने पर के लिए कृत संकल्पित होते हैं तो पानी को लेकर चिंताएं जताई जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि पानी के ऐसे संकट की ओर पहली बार इशारा किया गया है। साल 2014 में दुनिया के 500 बड़े शहरों की एक जांच हुई थी और पाया गया था कि औसतन हर 4 साल में से एक निकाय में पानी की कमी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट भी बताती है कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर पीने के पानी की आपूर्ति से 40% अधिक हो जाएगी और जल आपूर्ति से जब अधिक मांग होगी तो वह स्थिति अराजकता का कारण बन सकती है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2030 तक दुनिया के 11 बड़े शहरों गहरे जल संकट का सामना करेंगे और इन शहरों में साओ पाउलो, बीजिंग, काहिरा, मॉस्को, जकार्ता, लंदन, टोक्यो, मियामी के साथ बेंगलुरु शहर का नाम भी है। यानी भारत के बड़े शहर भी कुछ सालों बाद जल संकट की परिस्थितियों का सामना करेंगे। तो इसमें जो नए सोपान है उसके संदर्भ में 2014 की एक रिपोर्ट को देखते हैं, जिसमें दुनिया के 500 शहरों की एक जांच की गई थी, जिसमें कहा गया था कि हर 4 में से एक नगर निकाय में पानी की कमी है। और संयुक्त राष्ट्र की जो 2030 की रिपोर्ट थी उसमें वैश्विक स्तर पर पीने के पानी में आपूर्ति से 40% अधिक हो गया है, उसके संदर्भ में एक रिपोर्ट दी गई थी। और 2030 की रिपोर्ट दुनिया के 11 बड़े शहरों में जल संकट का सामना करेंगे इसके संदर्भ में आई हुई है, जिसमें विश्व के देश जैसे साओ पाउलो, बीजिंग, काहिरा, मॉस्को, जकार्ता, लंदन, टोक्यो, मियामी के साथ भारत का बेंगलुरु शहर भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि विभिन्न शोधों द्वारा प्रस्तुत जल संकट की आशंका एक भयावह सपना ही है। प्रकृति अपनी नाराजगी कभी विस्फोटक स्थिति में अभिव्यक्त नहीं करती है, वह विस्फोटक स्थिति आने के पहले अप्रिय परिस्थितियों को समय समय पर रेखांकित करती रहती है। याद करें कि सन 2014 में ब्राजील के साओ पाउलो और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के किस तरह जल संकट गहराया था और 2018 में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में तो सूखे की वजह से पानी की राशनिंग कर दी गई थी। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर पानी ही मिल पाता था। सन 2019 में भारत के चेन्नई शहर में भी पानी का संकट गहराया और 2020 में ईरान में अपूर्व सूखे और बारिश की कमी के कारण नदियाँ सूख गई थीं और इसके प्रतिबंधों के विरोध में व्यापक प्रदर्शन भी हुए थे। कुछ साल पहले शिमला जैसे शहर में पानी की किल्लत के कारण स्थानीय लोगों ने अपने घरों के बाहर ऐसे बोर्ड लगा दिए थे कि जिनसे पर्यटकों से आग्रह किया गया था कि वे कुछ दिनों के लिए शहर में ना आएं और उस समय पानी की टंकी खोलने वाले कर्मचारियों को पुलिस सुरक्षा में जाना पड़ता था, क्योंकि लोगों ने अपनी पानी की लूटमार के लिए ऐसे कर्मचारियों से चाबी छीनने की कोशिश की थी। पानी की कमी के कारण पैदा हुई स्थितियां उग्र व्यवहार को जन्म दे सकती है, जबकि कुछ दिनों के लिए किसी क्षेत्र में हुई पानी की कमी इतने उग्र विवादों का कारण हो सकती है कि कल्पना करिए कि दुनिया के बड़े हिस्से में पानी की कमी होगी तो हालत कितने विकट होंगे। और ऐसी स्थितियों से बचने का यही रास्ता है कि दुनिया पानी के संरक्षण और सदुपयोग के लिए सजग और समर्पित है।
तो जो हाल ही में कुछ घटनाएं रहीं जो 2014 में ब्राज़ील के साओ पाउलो और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में कुछ ऐसी घटनाएं रहीं जिन्होंने जल संकट का सामना किया गया। और 2018 की दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में जो सूखे की वजह से व्यवस्था बिगड़ी उसके संदर्भ में, और 2019 में भारत के चेन्नई शहर में पानी का संकट के संदर्भ में, और 2020 में ईरान में अपूर्व सूखे और बारिश की कमी के कारण नदियां सूख गई थीं। इसके संदर्भ में पानी की कमी के कारण कुछ प्रतिबंधों के कुछ व्यापक विरोध प्रदर्शन भी हुए और उनको सही करने के लिए काफ़ी कुछ उपाय भी किए गए। तो इसके संदर्भ में यह आर्टिकल था कि जल संरक्षण के संदर्भ में कि कहाँ विश्व में किस किस शहर में क्या स्थिति रही और कहाँ पर किस तरीके का जल संकट गहरा रहा है, इसके संदर्भ में आर्टिकल फिनिश होता है। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है संवेदनशीलता का तकाजा। इसके संदर्भ में है कि बलात्कार और उसके पीड़िता की गर्भपात के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने रुख अख्तियार किया हुआ है। उसे इस जघन्य अपराध पीड़िता की स्थितियों के संदर्भ में एक बेहद महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। इस अपराध की पीड़ित महिलाओं की स्थिति और सामाजिक संदर्भों की हकीकत छिपी नहीं है, मगर गुजरात उच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की इजाज़त देने से जिस तरह से मना कर दिया था वह न केवल ज़मीनी वास्तविकताओं को नज़रअंदाज करता है बल्कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट की राय को भी दरकिनार किया गया है। यही वजह है कि शीर्ष अदालत ने बलात्कार पीड़िता को 27 हफ्ते की अवधि के बावजूद गर्भपात की इजाज़त दी और हाईकोर्ट के रुख पर नाराजगी भी जताई। अदालत ने कहा है कि अगर इसके बाद भी अगर भ्रूण जीवित रहता है तो अस्पताल बच्चे को कृत्रिम बच्चेदानी यानी इनक्यूबेटर में रखकर सुनिश्चित करेगा कि वह जी सके, और इसके बाद गुजरात सरकार की जिम्मेदारी होगी कि कानून के मुताबिक बच्चे को गोद लिया जा सके। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से गठित एक बोर्ड ने गर्भपात के समर्थन में अपनी राय दी थी, मगर इस बीच गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार की नीति का हवाला करते हुए गर्भपात की अर्जी को खारिज कर दिया और शायद इसी लिए शीर्ष अदालत को यहाँ तक कहना पड़ा कि यह संवैधानिक रूप से भी ठीक नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट में यह क्या हो रहा है, बलात्कार और उसके परिणामस्वरूप गर्भधारण के बाद पीड़ित महिला को किस तरह की मानसिक स्थिति और सामाजिक जटिलताओं से गुजरना पड़ता है, यह जाहिर है तथा निश्चित रूप से इसमें गर्भ में पल रहे बच्चे और गर्भपात के जोखिम का पहलू महत्वपूर्ण है। और इस संबंध में कुछ कानूनी और चिकित्सीय नियम भी निर्धारित किए गए हैं, मगर एक जघन्य अपराध की पीड़ित महिला की स्थिति न्याय के संदर्भ में प्राथमिक कसौटी होनी चाहिए। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का संदर्भ समझा जा सकता है कि आप कैसे अन्यायपूर्ण स्थिति कायम कर सकते हैं और बलात्कार पीड़िता को गर्भधारण के लिए मजबूर कर सकते हैं। सच यह है कि विकास के अन्य पैमाने पर आगे बढ़ने के बावजूद एक पारंपरिक समाज के रूप में हमारे आसपास स्त्रियों के प्रति एक जड़ और असंकीर्ण नजरिया अब भी हावी है। हालात यह है कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का स्वीकार होने के बाद भी पीड़िता को लेकर समाज का आम दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण और सकारात्मक नहीं होता है। इसके अलावा उसके खिलाफ एक अपराध के चिन्ह के तौर पर बच्चे को कोई महिला किस तरह देखती या महसूस करती है उसकी मनोदशा पर निर्भर करता है और इसे उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। लेकिन इस हकीकत की अनदेखी करके न केवल समाज के स्तर पर संवेदनशील प्रतिक्रियाएं आती हैं बल्कि कुछ अदालतों में भी बच्चों को जन्म देने के लेकर अवांछित राय प्रकट की जाती। मसलन कुछ समय पहले गुजरात हाई कोर्ट ने ही एक अन्य मामले में भी कहा था कि लड़कियों के लिए कम उम्र में शादी करना, 17 साल की उम्र से पहले बच्चे को जन्म देना सामान्य बात थी। इसका जिक्र मनुस्मृति में भी है और इस तरह टिप्पणियां कई बार न्याय के पहलू को जटिल बनाती और कई बार पीड़िता के प्रति अन्याय में बदल जाती और इस लिहाज से देखें तो सुप्रीम कोर्ट का ताजा रुख बलात्कार पीड़ित महिलाओं के लिए संवेदनशीलता का उदाहरण है। तो यह आर्टिकल गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में दिया गया है जो इस बलात्कार और उसके बाद पीड़िता के गर्भपात के मामले में। यहाँ पर यह आर्टिकल फिनिश होता है। अब नेक्स्ट आता है सुरक्षा के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानून व्यवस्था को सुचारू बनाने का एक नया तरीका निकाला है। वहाँ के पुलिस महानिरीक्षक ने अपनी सभी मातहत अधिकारियों को एक परिपत्र जारी कर आदेश दिया है कि वे हिंदू पंचांग देखकर चंद्रमा की गति के अनुसार सतर्कता बरतना शुरू करें तो अपराध पर नकल कसना आसान हो जाएगा। उनका दृढ़ विश्वास है कि अपराधी चंद्रमा की गति के अनुसार सक्रिय होते हैं, यानी जिस दिन अंधेरी रात होती है उस दिन उनके लिए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना आसान होता है। पुलिस अगर उसी समय सक्रिय हो जाए तो उन पर लगाम कसी जा सकती है। ऐसा है दुनिया में पहली बार होगा जब पुलिस ने अपराध को इस दृष्टि से देखा है। महानिरीक्षक ने बाकायदा इसके लिए चार्ट बनाकर अपराधी अधिकारियों को समझाया है, फिर उनके शायद भरोसा नहीं हुआ है और उनके अधिकारी उनके नुस्खे को अधिक अच्छी तरह समझ पाए हैं, इसलिए उन्होंने
वीडियो बनाकर जारी किया है। उन्होंने आम लोगों को भी पंचांग के अनुसार सतर्क रहने को कहा है। पुरानी ग्रामीण मान्यताओं में बेशक यह बात लोगों की धारणा में बद्ध है कि अमावस्या की रात में चोर अधिक सक्रिय होते हैं, मगर आज जिस तरह से अपराधों की प्रकृति और अपराधियों की प्रवृत्ति बदल रही है, उसमें चंद्रमा की कलाओं पर उनका कितना असर पड़ता है यह कहना मुश्किल है। चंद्रमा की गतियों के अनुसार अपराध रोकने के लिए सक्रिय होने की बात उस प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने कही है जहां अपराधी दिन दहाड़े तमचा लहराते सड़कों पर घूमते और जहां मर्जी सरेआम किसी भी तरह हत्या को निकल भागते हैं। भरी अदालत में और पुलिस घेरेबंदी के बीच की हत्या करना और उसे कोई हिचक महसूस नहीं होती है। पुलिस अधिकारियों तक की हत्या कर देने में उसके हाथ नहीं कांपते। ऐसे में चंद्रमा की गतियों और पंचांग में हिंदू मुहूर्त देखकर पुलिस की कार्यवाही करने की सीख में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की क्या स्थिति होगी, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि वे प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएंगे। पिछले कार्यकाल में इस बात को हर मंच के दोहराते नहीं थकते थे कि इसके लिए उन्होंने पुलिस के हाथ भी खोल दिए हैं। इस तरह पिछले 5-6 सालों में कई नामी इनामी बदमाश मारे जा चुके हैं। अपराध करने वालों को ठिकानों पर बुलडोजर चढ़ाकर उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास किया गया है, मगर हैरानी की मौजूदा महानिदेशक पुलिस को पंचांग देखकर चौकस होने का पाठ पढ़ा रहे हैं। सब जानते हैं कि अपराध की प्रकृति किस तरह बदल रही है और अपराधी आधुनिक तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल कर रणनीति बनाते और अपनी रंजिशों को अंजाम देते हैं। ऐसे में पुलिस ने अपेक्षा जाती है कि वह भी आधुनिक तकनीकों से लैस हो, अपराधियों की साजिशों को अंजाम देने से पहले ही सतर्क हो जाए। अपराध पर लगाम लगाने का सबसे प्रभावी तरीका यही होता है कि अपराध करने के पहले ही अपराधियों को गिरफ्त में ले लिया जाए। इस तरह उनके मन में कानून का भय पैदा होता है। यह तब भी संभव है कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी रूप से दक्ष और चौकस हो, मगर उस पर शिथिलता, लापरवाही, पक्षपात, मनमानी और डंडे के जोर पर काम करने के आरोप लगते हैं। तो ऐसे में महानिदेशक का पंचांग देखकर काम करने का निर्देश उनमें कितना सक्रियता भरेगा, देखने की बात है। तो यह इसके संदर्भ में आर्टिकल, यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। और भी इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।